दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवी मुंबई में राजनीति के एक बड़े थिंक टैंक के रूप में मशहूर और महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर रहे शशिकांत बिराजदार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको एक नवी मुंबई का बहुत ही प्रखर नेता माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 15 सालों से देखें तो नवी मुंबई का एक सक्रिय नेता और एक सफल पॉलिटिशियन इतना दूर कैसे चला गया, वजह क्या रही, आखिर कौन से काम में इतने दिनों तक व्यस्त रहे। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वयं बिराजदार साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवी मुंबई से लेकर और मंत्रालय तक जिस इंसान की आवाज सबसे ज्यादा गूंजती थी, जिसकी आवाज महानगर पालिका के सदन में गूंजती थी, वो इंसान, वो पॉलिटिशियन कहाँ गायब हो गए थे। नमस्कार, सब आपको बधाई। टीवी वन के माध्यम से आज आपने मुझे इस मुलाकात के लिए बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत थैंक यू आपका। इस नवी मुंबई में मैं शायद 1974 में रहने के लिए आया। 85 तक हमारा खुद का मुंबई में भायखला मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट बिजनेस वो यहाँ शिफ्ट होने वाला था, इसलिए आज 51 साल मैं इस शहर में रहता हूँ। जब हम 84 में नेरुल में रहने के लिए गए तब मुझे मेरी जो मुलाकात जो हो गई सामाजिक स्तर के ऊपर, हमारे नेता जो सम्मान्य गणेश जी नाइक साहब अभी मंत्री जी है, उनसे मुलाकात हो गई शिव जयंती के समय, गणेश उत्सव के समय। और उन्होंने मुझे ये, मैं शिवसेना में शाखा प्रमुख बना, उन्होंने मुझे संधि क्या बोलते हैं उसको, मौका दिया समाज कार्य करने के लिए। और करते 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 मैं यहाँ पहला नगर सेवक बना, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना, बाद में मार्केट कमेटी डायरेक्टर बन गया, महापौर, उप महापौर बन गया मैं। आपने सही कहा कि आप 10-15 साल से नहीं। 2010 में लेडीज रिजर्वेशन हो गया मेरे वार्ड का, मुझे दूसरे वार्ड में जाना पड़ा। लेकिन मेरे मैं जो तो संतोष शेट्टी थे, संतोष शेट्टी मेरे बराबर ही उस टाइम फेज 1 में काम करते थे। 1, 3, 9 में वो देखते थे, मैं 11, 15, 21, 12वीं तक देखता था। यानी भले मेरे वो अपोजिशन में है, कांग्रेस में थे, मैं शिवसेना में था, लेकिन वो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और हर इंसान के वहाँ जो नागरिक थे उस सेक्टर में वो अपने समय पे मदद करते थे। और उनके सामने जीतना, मैं बोला नेतृत्व को, ये इनके सामने आना, नहीं आप आ जाओगे, खड़े रहो। और मेरे मिसेस को भी लेडीज में खड़ा रहा। और एक साजिश थी पक्षों में। मैं जब सिर्फ मेरा 95 का जो इलेक्शन था वो प्योर कार्यकर्ताओं के लेवल पे हुआ। 2000 से 2010 तक सिर्फ मेरे साथ गणेश नाइक, संजीव नाइक, संदीप नाइक, ये मेरे साथ थे और उनका फैमिली मेंबर। बाकी मेरे कार्यकर्ता या पार्टी में जो भी थे वो मुझे ज़्यादातर इलेक्शन के टाइम अपोज में काम करते थे। मेरे अपोज में जो भी पार्टी के लोग थे उनको वो अंदर से बहुत मदद करते थे। वो पराभव हो गया। अब ये बात है कि महापालिका में जिस जगह पे हमारा पराभव होता है, नैतिकता स्वीकार के हमने पालिका से आना जाना बंद किया। आज नवी मुंबई में या राजनीति में 40 साल रहने के बाद मुझे लगा कि जो हमने आज तक फैमिली लाइफ जो था वो पूरा न्यौछावर करके अपना समाज कार्य और नाइक साहब के साथ मैं कार्यरत था। उसने बाद में फिर खेती का जो मेरा, हम किसानी घर से आते हैं। जब मैं पैदा हो गया था मेरा 40 एकड़ जमीन था। बाबा थे, बड़े बाबा थे हमारे। बड़े बाबा मुंबई में रहते थे। हमारा 1930 से मुंबई से वास्ता है। मुंबई का व्यापार हमारे एक भाई देखते हैं और गांव का जो है खेती का पिताजी देखते थे। पिताजी गुजर गए, माँ जी गुजर गए, भाई सब हमारे सेपरेशन हो गया। तो वहाँ देखना मेरा भी फर्ज था। और खेती को मैं मेरा कर्मभूमि मानता हूँ। सबसे प्योर और अच्छा जो पेट भरने का काम होगा तो खेती है। ये पिताजी ने भी मैं कहा था, उच्चतम जो है वो हमारी किसानी है, बाद में व्यापार है, बाद में नौकरी। और नौकरी तो मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं। और पार्टी पोजीशन में हो या इज्जत से रहा मैं। और नाइक साहब में भी मुझे इस नवी मुंबई में ये योग्यता नहीं थी
फिर भी उन्होंने मुझे मौका दिया और उसका मैंने आज आप जो बुलाए मुझे या मुलाकात दे रहा हूँ, ये केवल इसके पीछे हमारे ये चेयर जो है वो नाइक साहब की है। 2015 तक मैं पार्टी लेवल पे अच्छा काम किया मैंने, जो भी था थाना का महानिरीक्षक बना था, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये महापालिका, सब प्रचार करना या पार्टी का उम्मीदवारों को मुलाकात लेना करता था। ये सिर्फ केवल नाइक साहब की वजह से उन्होंने मुझे मौका दिया, उसका मैंने ये काम किया पूरा। और उसके बाद जो 15-14 में नाइक साहब डिफीट यहाँ बेलापुर में हार गए। हारने के बाद थोड़ा सा ध्यान इधर विचलित होता है। जब नेता हमारा भगवान होता है और उनको एक साइड में होना, वो भी एक साजिश थी उनको गिराना। 2 बार उनको ऐसा हो गया। 99 में जब गिराया गया, ये यहाँ के थाना के लोगों ने साजिश किया था। बराबर, हाँ। उसके फल भुगत चुके हो। बिल्कुल। और बाद जब जीते थे, हाँ, अब तो उस टाइम के। और 14 में यहाँ भी उनको गाफिल रखा गया, वो भी पार्टी के अंदरूनी लोगों ने, उनके हार हो गई। जब आप चुनाव में संतोष शेट्टी और अनीता शेट्टी के खिलाफ आप खड़े रहे, उस वक्त भी आपका बहुत दबदबा चल रहा था, इसके बावजूद भी आप पति पत्नी दोनों हार गए। हाँ जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि शशिकांत बिराजदार जी का कद इस तरह से बढ़ रहा था कि उनको नीचे करना, उनको कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए आपके चुनाव में उस तरह की परिस्थितियां ऐसी पैदा की गई ताकि आप हार जाओ। आपने खुद ही जिक्र किया इसका कि इसमें साजिश थी। साजिश क्या थी? साजिश ये थी, आपने जो बताया कि कद बढ़ना ये स्वाभाविक है। जो आदमी मेहनत करता है, आज कपिल देव कैप्टन बन गया, ऐसा नहीं बना। भैंस चराने वाला या दूध निकालने वाला एक जाट आदमी आज हिंदुस्तान का नेतृत्व, हम भी किसानी के हैं और बहुत ईमानदारी से हम भगवान से ज्यादा हम नाइक साहब को मानते थे ये राजकीय सामाजिक क्षेत्र में। जब से मैं उनके एक परछाया बोलते हैं ना, सावली छाया, उस तरह मैंने उनके साथ ईमानदारी से काम किया, करूंगा, करते रहूंगा। लेकिन हुआ क्या, मेरा जो 2005 तक मैं जिस वार्ड से चुन के आता था, डिलिमिटेशन में 6 वार्ड हो गया और इधर संतोष शेट्टी के यहाँ 3 हो गया। वहां मुझे जाना नहीं था। मैंने कभी वहाँ जोरे शाखा प्रमुख थे, वो थे, लेकिन संतोष शेट्टी के खिलाफ कोई आज तक जीता नहीं और जीतेगा भी नहीं। इतना उसके वो उनकी पत्नी भी वैसे ही स्वभाव से और काम करते हो लोग। उसके बाद जो वार्ड क्रमांक मेरे बाजू का ही था, मैंने एक इथा पे एक नेत्रा सिरके तो सेक्टर 4 में रहते थे। वहाँ स्नेहा पालकर हमारे विधायक अपना पार्षद थी, वो जगह वो मांग रहे थे। आपके पत्रकार जो है जेडी अपना दृष्टि में काम करते थे, मेरे अच्छे मित्र है जय मोहिउद्दीन रेड्डी, उन्होंने बोले बिराजदार साहब आपने एक वार्ड खाली है, हाँ जन्ना लेडीज है, उधर खड़ा करो, मैं चुन के लाओ। बोला लेकिन एक कंडीशन है, ओपन होगा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा करियर जो है 40 साल से ही राजनीति में। उन्होंने प्रॉमिस किया हम जिताएंगे, हाँ जनरल। अब 2010 में वो वार्ड जनरल हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे मदद नहीं। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट किया, जेडी को भी बोला मैंने, दादा को भी बोला, दादा ये मेरे ऊपर अन्याय हो जाएगा। नहीं बोले, वो सुन नहीं रही। बट ठीक है, पार्टी है, नेता है, पार्टी संभालना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी। और अगर उस टाइम वो जगह मैं रहता या मेरी पत्नी की जगह नेत्रा आती थी, मैं ये भी कहा था अगर नेत्रा हार गए तो मैं इस्तीफा दे दूं और चुन के लाना। और दोनों इता पे भी 2005 में आए उधर, वो पहले सेक्टर 10 में रहते। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, एक सिंपल कार्यकर्ता कांग्रेस के थे, हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ थे भी नहीं। और ये देखो नाइक साहब यहाँ पक्ष समझ के चुन के नहीं आते थे, ही इज द मैन। वो जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ पार्टी तैयार होगी, वही राज करेगी। तो ऐसे इसमें वहाँ इता पे, यहाँ नेत्रा सिरके और इधर में सेक्टर 15-21 में चुन के आया। बाद में जब ये 2010 में टिकट बंटवारा है, मेरे साथ साजिश की गई और यहाँ के जो ऑल संतोष तो खिलाफ भी कैंडिडेट था, मैं तो अंदर से मदद भी करता था उन्हें।
कांग्रेस के हो के भी ना हम उसके पास जाते थे ना हमारे पास आता था, क्योंकि हमारे जो लोग थे पार्टी में वो हमारे खिलाफ थे सब। अच्छा। हाँ, क्यों? मैं नाइक साहब के साथ था। अब मुंह पे गाली देते थे लोग, मैंने बर्दाश्त किया। बोले आपको कुछ शर्म नहीं लगता? बोलो मुझे नहीं दे रहे हो, मेरे पीछे जो है ना साहब उनको दे रहे हो, मैंने आपका बिगाड़ा क्या? आप जब जिलाध्यक्ष थे उस वक्त जो जो चर्चाएं बहुत चलती थी कि आपके 2 विधायक हुआ करते थे, एक एमएलसी थी, एक विधायक थे, मंत्री भी थे। नाइक साहब तो मंत्री भी रहे इतने साल तक। हाँ, पालक मंत्री भी रहे। 4 डिपार्टमेंट। आपकी एक भूमिका बड़ी बहुत चर्चा में हमेशा सुर्खियों में रही कि जिलाध्यक्ष होने के नाते आप इन दोनों की जो कमियां हैं, दोनों की जो गलतियां हैं, वो आप शरद पवार तक पहुंचाते थे और इसके वजह से दोनों के हमेशा आप टारगेट में, दोनों विधायकों के बने रहते थे। नहीं, क्या हो गया, मैं नाइक साहब का हितचिंतक हूँ, आई एम फॉलोअर। मैं कार्यकर्ता बाद में हो गया, पहले कार्यकर्ता था, बाद में उनका जो भूमिका जो है हिंदू मुसलमान समाज समाजवाद और अच्छी विचारधारा बहुत बड़ी, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा। और मैं उनको सीएम के रूप में देखता था। अच्छा। मेरी एक ख्वाहिश थी ये आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ये बाला साहब ठाकरे की जगह यशवंतराव चौहान मिलते तो आज कभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनते थे। बिल्कुल इतने कैपेसिटी। क्यों? आप सुनो, औद्योगिक क्षेत्र में है, खुद बिजनेसमैन है, बिल्कुल कामगार यूनियन है, यहाँ के आमदार, हर बोलते ना सर्वस्पर्शी समाज सेवेचा सिलेदार। कौन बोले तो गणेश ने। और जब यहाँ हाँ नई मुंबई के पॉलिटिकल पोजीशन बताता हूँ, हर पार्टी, हर यहाँ के जुने पुराने लोग, यहाँ के जो बुजुर्ग थे राजनीति में, वो सब नाइक साहब के खिलाफ इकट्ठा होते थे। अच्छा। एक होके काम करते थे। टोटल टोटल एक आदमी बताओ हर पार्टी का नाइक के साथ खुला काम किया? नो। मैं चश्मदीद गवाह बोलते हैं, चश्मदीद गवाह, आंखों देखा हुआ परिचय जैसा। तो मतलब एक गणेश नाइक और उनके खिलाफ सारे लोग। हाँ, थाना से लेके, सेना भवन से लेके, अच्छा, मातो से लेके, ये गड़ी क्या नाम उधर मठ से लेके, अच्छा, या नवी मुंबई तक सब इनके खिलाफ थे। और ये इतने लालची थे लोग, गरज पड़ी तो नाइक साहब के पैर पड़ते थे। अच्छा। पैसे की भीख मांगते थे। और नाइक साहब इतना दिलदार आदमी था, सबको उन्होंने ऐसा दिया, कभी ऐसा नहीं किया। ये देने वाला आदमी। और मंदाताई जो है 95 में हमारे साथ चुन के आए थे, वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य थे। हाँ, बिल्कुल। और वृषाली सरोदे, वो भी कांग्रेस की थी, शिवरकर था, डीआर पाटिल साहब थे, पंडरीनाथ पाटिल थे। तो उनके पार्टी में भी थोड़ी सी गठबाजी थी। वो मंदा मात्रे के थोड़े से ये होता, जब महिला बाल कल्याण समिति सभापति बनाने का था, हमारे यहाँ क्या हो गया था, 99 में दादा पार्टी छोड़ दी, 97 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इनका इस्तीफा मांगा, मनोहर जोशी साहब। मनोहर जोशी। हाँ, मनोहर मांगा तो दादा बोले मैं नहीं दूंगा। क्यों दूंगा? बोले साहब ने, बाला साहब ने बोला हो, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन एक खुली बात उन्होंने भी कह दिया। और सच अभी क्या, मैं मेरा अभी तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो साहब ने बुलाया बाला साहब को, बोले मैं था उनके साथ, बोले ये राजीनामा लो, 100 राजीनामा दिया, लेकिन वजह बताओ। हाँ, वजह बताओ, बिल्कुल वजह बताओ। बोले नहीं, मैं बोलता हूँ इसलिए। उन्होंने एक जिंदगी में मैं भूलूंगा नहीं, एक वर्ड, ये केले का पत्ता है, हम लोग हिंदुस्तानी ताट वाटी केले के पत्ते में खाना खाते हैं, ये आप जब ले लोगे तो कल अगर 6 महीने के बाद यही उद्धव साहब थे मुख्यमंत्री बनाऊंगा बोले उस टाइम। अच्छा। बोले मुझे सोने की ताट भी दोगे तो मैं नहीं लूंगा। बोले मैं मेरे लोगों को क्या जवाब दूं? यहाँ के लोग जो है ना, बिल्कुल मेरे 3 लाख मतदार है मेरे, उनको क्या, मैं क्या चोरी किया? आई एम करप्ट, मैं बॉडी कारण बताओ क्या, फिजिकली अनफिट हूँ। और इसमें इतनी सच्चाई थी कि कोई, और
ये बड़े लोग ना कान के बहुत कमजोर होते हैं, और ये जो कान में खुसफुस करने वाले हैं ना, इर्द गिर्द इतने रहते हैं, वो बेचारा नेतृत्व भी थक जाता है। उसका जो बलि है जवानी में खुद नाइक साहब। आपको और एक किस्सा बताता हूँ। नाइक साहब इस महाराष्ट्र का 95 में सीएम बनते थे, मुख्यमंत्री। अच्छा। 84 के गेट मीटिंग में रिलायंस रसायनी में धीरूभाई अंबानी, नाइक साहब, या अतुल अग्रवाल भी थे। हाँ, ठीक, ओके। हाँ, हम थे। अशोक पोएकर हमारा सेक्रेटरी। धीरूभाई ने नाइक साहब का नाम लेते हुए वो गणेश भाई बोलते। अच्छा। बोले महाराष्ट्र के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर गणेश नाइक। अब बात करें उस टाइम में जहाँ धीरू बाबा का इंदिरा जी के साथ भी बहुत बड़ा दबदबा, वर्ल्ड का, देश का उभरता हुआ, और रिलायंस काबिल होने में नाइक साहब का हाथ है। एक सेकंड भी उन्होंने कभी वहां स्ट्राइक नहीं की। तो वो हो गया धीरूभाई अंबानी के साथ। और उसके बाद काउंटिंग चल रहा था। काउंटिंग कौन सा हो, 95 का। 95 का ना। हमारे यहाँ ठाणा तालुका है। ठाणा तालुके में ये अपने तहसीलदार, क्या नाम था, भरत चितौड़े थे। वो गिनती करते करते दूसरा दिन 2-3 बजता था। हाँ, बराबर है। हाँ, उस टाइम सेना भवन में बाला साहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन और भाजपा शिवसेना के नेता टीवी पे देखते थे। उस टाइम क्या चल रहा है, इतने अमीर नहीं थे कोई पार्टी में। बिल्कुल सही है। हाँ, ये मोबाइल, ये वो नहीं, कुछ सही नहीं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। बैलेट पे गिनती होती थी और दिन तो 3-3 दिन लगते थे। हाँ, मध्यम वर्गीय था, इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो पत्रकारों ने बाला साहब से पूछा, बोले बाला साहब, हम देख रहे तो ये युति आ रही है, सेना आगे बढ़ रही है, आपका नेक्स्ट सीएम कौन होगा, शिवसेना का सीएम कौन होगा? बाला साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं तो ज्योतिष नहीं हूँ, ये प्रमोद महाजन जोशी है, ब्राह्मण दिला, ज्योतिषी का दिला, उनसे पूछो। वो भी बहुत होशियार, वक्तृत्व में बिल्कुल, और पॉलिश आदमी एकदम। जवाब कैसा ना, और उसमें कैसा सटकना उनको। उन्होंने क्या जवाब दिया, शिवसेना के मेंबर ज्यादा है और शिवसेना का ही चुना हुआ नाइक सरनेम का आदमी मुख्यमंत्री होगा, और उसमें अकेले गणेश नाइक चुन के आए शिवसेना में। अच्छा। हाँ, एक ही आदमी था वो। उस दिन अखबार सकाळ के फ्रंट पेज पे, आज भी उस दिन का सकाळ का फ्रंट पेज देखो, हमारे पास था। वो एक हमारा पीए था दादा का, वो मर गया, उसके पास रह गया। सुनिए मुख्यमंत्री का किस्सा कुर्सी का। नाइक साहब मिलने को नहीं गए। क्यों? अगर आए तो चुन के आए तो आशीर्वाद लेके आए वापस, लेकिन बाद में एक दिन भी मिलने को नहीं गए। क्यों? लगेगा कि कोई मांगने को गया। और ये सब चापलूसी है राजनीति में, बिल्कुल बुट पॉलिश करने वाले, ये गए नहीं। बाद में हुआ क्या, 9:30 बजे तक बाला साहब के मन में था सुधीर जोशी। अच्छा। हाँ, वो अपना कोट बीट तैयार होके सेना भवन में आए। 9:30 बजे तक वो सीएम थे। 9:45 बजे अडवाणी साहब ने मनोहर जोशी का नाम डिक्लेयर किया, और जैसे ही डिक्लेयर किया बाहर पटाखा बजी। बाला साहब को मालूम हो गया, मेरे पास धोखेबाज। बोले ये पटाखे अभी का अभी कैसे लाए? कोई तो तुम लोग चालाकी किया, शायद वो आरएसएस के वजह से या शरद पवार साहब के जो 18 एमएलए थे अपक्ष, उनके वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। एक राजनीति का भाग था। और इससे पहले निजी जिंदगी में मैं उनके साथ बहुत सफर किया। तो उस टाइम 90 में हर एमएलए को उन्होंने 1-1 लाख रुपए दिया था, उम्मीदवार को। अच्छा। विधानसभा और खासदार को 5-5 लाख रुपए दिया था। ये पार्टी फंड जो जमा किया ना, वो नेता बैठे थे। ये दादा नेता नहीं थे, उपनेता भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, ये ऊपर वाले जो भी है ना, बदमाशी किया, आप बोलते हैं ना अच्छा आदमी को दबाते, वैसा पार्टी में इनको दबाया गया। तो पार्टी में पूछा कि फंड कौन कौन कितना देगा, कोई 50 लाख, कोई 10 लाख। भारतीय कामगार सेना 2 करोड़ बोले, वो सरपोद्दर का 1 करोड़ आया। बाळासाहेब बोले गणेश तुम्ही किती देणार? त्याने 5 कोटी सांगितले। मातोश्री
सेना भवन के आखिरी टाइम। आखिरी टाइम क्यों? बराबर। उसके ये बाद तो सीएम के कंपटीशन में 18 एमएलए कम है, ये 18 आदमी को खरीद सकता है, ये डर उस टाइम के मुख्यमंत्री में था। ओके। इनको 3 महीना मंत्री पद नहीं दिया। हाँ बिल्कुल सही है। महापालिका का चुनाव हो गया, हम लोग 57 में 34 और 6 लोग अपक्ष, हमको सब 57 में 50 है। हाँ सत्ता लाए। तब उन्होंने कहीं वो वन पर्यावरण जंगल का खाता जंगल खाता दिया, साइड लाइन। इनकी डर है ना। ये नई मुंबई के छोड़ो, बहुत चिल्लर लोग है ये लोग। इनके अपोजिशन में ठाणे जिले में नहीं था, बराबर बिल्कुल। महाराष्ट्र में आपको शायद याद होगा, महाराष्ट्र के 5 जिलाधिपति, उसमें सोलापुर के हमारे विजय सिंह मोहिते पाटिल थे, लातूर के विलासराव देशमुख थे, ठाणे जिले में गणेश नाईक, बिल्कुल इनको बोलते थे धनाटे, फेंकने वाला, पार्टी के लिए जान नचे और लेकिन आपको सच बताऊं, इनके ऊपर उस टाइम भी 50 करोड़ रुपए कर्जा था। अच्छा। हाँ, मैं कहाँ से लाया, कहाँ दिया, आई नो। कर्जा लाया और कर्जा दिया भी। लेकिन ये तो कहीं लाइबिलिटी में दिखाई नहीं जाती है कि 50। ये आप रिकॉर्ड बोल अच्छा, रहे हैं, राजनीति है भाई। हाँ बिल्कुल वो हिडन मेरे तुम्हारे मन में क्या है, बिल्कुल जब आप मुझे पूछ रहे, और मेरा तो अभी आखिरी जाने का टाइम है, तो आज मैं 72 साल का हूँ, मन में जो रहता है वो बोलना मेरा। आपने एक बहुत बढ़िया जिक्र किया, जो महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में गणेश नाईक का नाम रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या इसी वजह से गणेश नाईक जो चाहते रहे हैं नवी मुंबई के लिए या आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए, उस तरह से वो नहीं कर पाए जितना उनकी मंशा थी? आपको क्या लग रहा है? हाँ, अगर विजन देखा ना, एक ही एग्जांपल देता हूँ, छोड़ दो बाकी सब। ये महालक्ष्मी रेस कोर्स बेचौर कर्जा, हाँ बिल्कुल बताया था, हंसी मजाक किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और इसी सभागृह में 1990 में नाइक साहब पहली बार चुन के सभागृह में आए और शासकीय प्रस्ताव रखा। मनोहर जोशी बोले कि 3 आदमी, उसमें नाइक साहब का था, बोले नाइक साहब आप बात मत करो, दूसरा कोई देगा। इन लोगों के मन में ये डर था कि आदमी कहीं आगे निकलना। खेती के बारे में उन्होंने एक विजन रखा था, ये छोटे छोटे खेती हो नहीं पाता, इसको क्लस्टर कर दो। नहीं, बात क्या है, अभी समझो 50% खेती है तालुका का, ऐसा कुछ प्लान लाओ कि नहर बनाए, कैनल बनाए, पानी, लाइट, सोलर एनर्जी उस टाइम बताया उन्होंने। बिल्कुल। ये जो विजन था ना उनका, वो ये क्या है, मन में कुछ रखते नहीं थे, धनाधन धनाधन बोलते रहो। और ये जो है ना उनका दृष्टि विकास का, वो उन्हें खत्म किया। नवी मुंबई में ही अपने आप को ये रखा? नहीं, पहला उनका एक रहता है, अपना घर साफ सुथरा रहो, अपना घर, शेजारी, ठाणे जिला, ये नवी मुंबई के जितने भी बड़े प्रलंबित प्रश्न, चाहे वो प्रकल्पग्रस्तों के रहे हो या गांवठान विस्तार का रहा हो मामला, एक सवाल हमेशा गणेश नाईक के साथ जुड़ा रहा है कि उनके घर में महापौर थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सांसद, विधायक, मंत्री, पालक मंत्री, 4 पोर्टफोलियो, खासदार, हाँ। सब कुछ होने के बावजूद भी नाईक साहब इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। ये उनके नाम पर हमेशा एक कलंक लगा रहा है। आप इसके पीछे बड़ा कारण क्या मानते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पहली बात, क्योंकि ये 12.5% जो है ना भूमिपुत्र का, उन्होंने जमीन दिया, सब कुछ दिया। नवी मुंबई, ये ठाणा तालुका भी उसमें आता है ना। बिल्कुल। हाँ, ये रायगढ़, पनवेल यानी नवी मुंबई नहीं ना। जैसे ही का आंदोलन हो गया, देवा पाटिल बहुत थोड़ा आदमी थे, हम उनको अभिवादन करते हैं। उनका और शरद पवार साहब का गहरा रिश्ता था, उनके वजह से देवा पाटिल विरोधी पक्ष नेता बने। अच्छा। विरोधी पक्ष चुनना भी शरद पवार साहब करते। अच्छा। आई एम द विटनेस। अच्छा, क्या तो उन्होंने, देवा पाटिल साहब ने आंदोलन किया, 5 हुतात्मा हो गए। उस टाइम पवार साहब ने उनको 12.5% का कानून लगा दिया। ये करते करते सिर्फ रायगढ़ जिले को लगा, ठाणे तालुका को नहीं था। अच्छा। ये आप ध्यान से सुनो, ये हमारे पीसी पाटिल साहब वगैरह सब ये शरद पवार भक्त थे, हम शिवसेना में थे सब। हाँ, ये बालाराम पाटिल साहब,
मोरेश्वर साहब आगे पीके, ये जो, और ये नाइक साहब के रिश्तेदार है। और ये खानदानी रिश्ता होने से भी उस टाइम इनके खिलाफ थे। अच्छा। इलेक्शन में, राजनीति में। तो नाइक साहब ने जब आमदार हो गया, मैं खुद उनके साथ रहता था, पवार साहब को मिले, बोले साहब हमने खुशी से जमीन दिया है नई मुंबई ठाणे तालुका लोग, बिल्कुल, और उधर पनवेल में आप उनको 12.5 हमारे यहाँ लागू करो। वो पवार साहब सोचने लगे, बोलो बात तो सही है, दम है। और उन्होंने 12.5% नई मुंबई को सिर्फ गणेश नाइक साहब से कहने से लागू किया, नहीं तो ये 12.5% नहीं मिलता था। ये कोई बताता नहीं है। नहीं बताते तो पहली बार आप आपसे सुन अरे रहे हैं। पहली बार क्या, लिखित है। अच्छा। जाओ उधर सीएम कार्यालय में। अच्छा। हाँ, पवार साहब से पूछो। ये जो काम किया दैनंदिन जीवन में, ये भूमिपुत्र लोगों के लिए या इस नई मुंबई के लिए, ये कोई बताता नहीं है। और ये सब इनके खिलाफ थे। ये मोरबे डैम लेते टाइम रात 2 बजे तक आपने देखा हाँ, है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये क्या बात करते हो? बिल्कुल, ये अभी बन गया, हमने बनाया। हमने बनाया। हाँ, वो बिल्डिंग न्यूयॉर्क, बिल्कुल, व्हाइट हाउस, महापालिका का एक हाँ, दुनिया में नाम है हमारा। बिल्कुल, तो उसका न्यू कौन है? गणेश नाइक साहब। गणेश नाइक। ये पाम बीच का रोड, ठीक है, सिड़कों ने हमें, देखो पिताजी हमें जमीन देते, उसकी मशागत करना, फल लाना, आम लगाना या धतूरा उगाना, या ऐसा ही वो साड़ क्या बोलते हैं उसको, बंजर। बंजर। बंजर तो नहीं रखा ना भाई। बिल्कुल, हिंदुस्तान में 1 नंबर शहर नई मुंबई, खुद का पानी, 25 साल हो गया, 1 पैसा टैक्स नहीं बढ़ा। बिल्कुल, पानी 50 रुपए में, ध्यान में रखो आप। LIG MIG गांव वाले, झोपड़पट्टी वाले महीना 50 रुपए देंगे, 30,000 लीटर पानी पीते हैं। बिल्कुल। ये उद्यान कहाँ से कौन डेवलप किया? ये फुटपाथ। और सबसे दुनियादारी छोड़ दो आप, ये तो डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक लोक प्रतिनिधि का हक बनता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, करते हुए रहते हो, करते रहते। ये सब छोड़ दो आप। इस मुंबई, नई मुंबई में बाजू में मुंबई था, इधर पनवेल है, इधर भिवंडी है, इधर ठाणा है। यहाँ जातीय दंगा बहुत होती, नई मुंबई में होने दिया ना? नहीं दिया, बिल्कुल। हाँ, नहीं, कोई दंगा नहीं हुआ था। पनवेल से खूंखार लोग आते थे, ठाणा से आते थे। नाइक साहब ने 300 फैमिली को अपने घर में पना दिया। गुस्सा क्या किया? साड़ी चोली लुगड़ी बांगड़ी, शर्म करो। अच्छा, शिवसेना से जब एनसीपी में आए, हाँ। तो क्या अब एनसीपी में तो बहुत लंबा टेन्योर उनका रहा नाइक साहब का, और अगर जितने डेवलपमेंट के काम देखें तो उसी कालखंड में सबसे ज्यादा हुए हैं। हाँ जी। लेकिन जब एनसीपी छोड़ के बीजेपी में आया और उसके बाद से लेकर अभी तक का अगर कालखंड देखें तो गणेश नाइक बेहद एकदम से हाशिए पर चले गए। ऐसा लगा कि अब गणेश नाइक का अस्तित्व एक तरह से खत्म होने वाला है। आपने इन 10 सालों का जो ऑब्जर्वेशन किया होगा एनसीपी छोड़ने के बाद और अभी वन मंत्री बनने के पहले तक की मैं स्थिति की बात कर रहा हूं। आप उनके साथ निरंतर रहे, सभी बड़े ठिकानों पर आप उनके साथ साथ घूमे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, ये 10 सालों में गणेश नाइक की स्थिति क्या रही? मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, 2014 से 19 तक दादा आमदार नहीं थे, फिर भी वो पब्लिक में आते जाते रहते थे निरंतर। उनके सुपुत्र संदीप नाइक थे, ऐरोली के आमदार थे। यहाँ बेलापुर में मंदाताई थी, मंदाताई बीजेपी में थी और ये एनसीपी में थी, संदीप नाइक। बराबर। बिल्कुल। 19 में बीजेपी में पहले संदीप नाइक गए, पहले संदीप नाइक गए। शायद मुझे दादा के साथ रह के उनकी विचारधारा, जिस ढंग से उनकी कार्यशैली है, स्वभाव है, उन्हें शायद ये पसंद नहीं था, बीजेपी में जाना पसंद नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग इस बात को कहते उनकी हैं। विचारधारा जो है ना, इतना निष्पक्ष। अरे ये आप यूपी बिहार के हैं, आपको भी दादा अपना लगता है। बिल्कुल सही बात है। मैं शोलापुर का हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र का हूँ, कर्नाटक बॉर्डर का हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ मुझे ने जैसे आदमी के ऊपर इतना भरोसा रख के यहाँ तक? अरे मैं कॉमन आदमी भाई, सी टाइप में वाची में रहने वाला, NL4 में
आज शहर का महापौर बनाना ये क्या बुराई है क्या? बिल्कुल सही बात है। ये अच्छा ही है भाई। जिनको कामिन बोलते हैं ना, जॉन्डिस, जॉन्डिस, पीलिया, पीलिया, हाँ, ये नजर खराब है। इस महाराष्ट्र ने शरद पवार साहब को कभी एक हाथी सत्ता दिया बोलो? वैसा ना। और महाराष्ट्र के जो लीडर्स है ना, जातिवादी, पुणा के या विदर्भ के या ये शांडवकुड़ी है ना, उच्च कुरुड़िया मराठा, ये इनके खिलाफ ही था भाई। और ये मैं क्यों अधिकार से बोलता हूँ, मैं 1968 से शरद पवार साहब को जानता हूँ। लेकिन शरद पवार के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो इतने माहिर हैं कि पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, चाहे वो बाहर रहे अंदर रहे, वो चलाते वही है। तो जो खुद पॉलिटिक्स चलाने वाला हो, जो खुद स्टेट की पॉलिटिक्स को रन करने वाला हो, उसके साथ भेदभाव कैसे हो सकता है? इसको न्यूसेंस वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, सकारात्मक नहीं है। अच्छा, विधायक काम करने के लिए सत्ता होना। अब बोलो अच्छा, कभी सत्ते पे बिठाए? बिल्कुल। अभी किल्लारी भूकंप हो गया था, अरे आज तक लोग याद करते। हमारे यहाँ आना 1972 का दुष्काल, अकाल, बहुत तगड़ा अकाल था। उस टाइम शरद पवार हमारे पालक मंत्री थे। पवार साहब ने क्या किया, ये हमारे खासदार जो प्रेम रतन दमानी, सूरज रतन दमानी थे, वो मुंबई गिरणी मालक संघ के अध्यक्ष थे। हर गांव में हापसा पानी पीने का। और ये ओडा नाला होता है ना, वो पाजर तालाब, यमाई डैम, 28 पाजर तालाब बनाए हमारे तालुके में। ये विजन था पवार साहब का, फ्री हैंड था। बाद में जब ये गाडगिल साहब का पराभव हो गया, ये तब उनका सब खाबर जो उनके सर में उड़ गया। ये जो उच्च जाति के लोग थे, इनके खिलाफ नेहरू फैमिली का कान भरा है। पवार साहब पीछे रह गए और उनके ऊपर का भरोसा उड़ा दिया। लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं। आप बोलते हैं ना ये सत्ता केंद्र पवार साहब के, वैसे नवी मुंबई में नाइक साहब है। जहाँ नाइक साहब है वहाँ सत्ता है, वहाँ सत्ता है। अब लेकिन इनमें न्यूसेंस वैल्यू नहीं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। इवन मंदाताई को वो कुर्सी में बिठाने के लिए हमको कहा था, उनके पार्टी में खिलाफ थे लोग। बोला ताई चल बस, अच्छा, मैं खुद लेके गया, तुकाराम लेके गया, तुकाराम शेठ नाइक महापौर थे। रोती थी ताई, बोले ताई रोना नहीं। सभागृह में बोला मैंने, आपको इस महाराष्ट्र का एक दिन राज्य मंत्री बनना है, और वो जरूर होगी। देखो क्यों, शी गॉट टैलेंट, उनके एम्बिशन है, स्टार है। वो हमारे विचारधाराओं के नाइक साहब के खिलाफ है। पर्सनली वो बहुत मानते हैं उनको। लेकिन मैं एक चीज समझ में नहीं आता, दोनों एक ही पार्टी के विधायक हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ कहीं सामंजस्य नजर नहीं आता। टकराव हमेशा नजर आता है, बयानों में भी दिखता है, एक्टिविटी में भी दिखता है ना। कोल्ड वॉर बोलते हैं उसको, कोल्ड वॉर। अंदर वो क्या होता है, तो ये कोल्ड वॉर किस चीज का, वर्चस्व का है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, या क्या है ये? एक जो असूया रहता है ना मन में काम का। अब मैंने एक कमेंट्स लिखा, आप मेरे ऊपर फोन किए, अब 10 साल में आपसे बातचीत नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। ये पूर्वग्रह दूषित भावना, ये प्रेजुडिस माइंड बोलते हैं ना, ये और ये अफवाह है, ये तू ये मी जलसी है, असूया है, वो मिट जाएगा। नवीन भाई के जो अभी बड़े प्रश्न क्या है आपकी नजर में, और उनका समाधान कैसे हो सकता है आपकी नजर में? पुराने मुंबई तो चली गई, नवी मुंबई, ये पुराने प्रश्न खत्म हो गए। अब आया मेट्रो, एयरपोर्ट, उद्योग भी, रासायनिक उद्योग तो सब खत्म हो गए। अब बदलते वक्त सब बदलना चाहिए, और वो बदलते रहेगा। और आज देश में इस नवी मुंबई में बीकेसी जो है ना, बीकेसी के बाद ये नवी मुंबई का ये 4 शहर का राजधानी होगा। चतुष्कोण बोलते हैं, मुंबई, नासिक, पुणे और ये अलीबाग, ये पूरा का राजधानी नवी मुंबई। और ये नाइक साहब ने उस टाइम देखा था, जो भी सोचते थे वो नई मुंबई के हित का सोचते थे। मंदाताई भी हॉस्पिटल आना चाहिए, बिल्कुल, गांव के लिए जेटी आना चाहिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। बिल्कुल, देखो अच्छे काम के लिए सराहना करना चाहिए। देखो उड़दा माझी काली गोरे बोलते, उड़द जो होते हैं कोई काले भी होते हैं, छिलने के बाद गोरे गोरे हो जाते। तो समाज है, प्रवाह है, चलता है। तो अब संदीप नाइक के भविष्य को आप किस तरह से देख रहे हैं? संदीप जो क्या है, वो उनमें जरा नाइक साहब के बंडखोरी को वो मानते नहीं किसी। संदीप नाइक मानते नहीं नाइक साहब का? नहीं, नाइक साहब का नहीं। उनका जमीर जो है ना खुद का है। माँ जी और पिताजी को दोनों गुना है। अच्छा।
और ये जो है ना होनहार लड़का है संदीप, विजन भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे, प्रोटोकॉल उनके पास था। उन्होंने ऐन चुनाव के पहले पार्टी छोड़ी, एनसीपी से चुनाव लड़ा शरद पवार की पार्टी। आप इस फैसले को सही मानते हैं? पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते हम्म, और गए तो पहले वही गए ना, हम्म, बीजेपी ज्वाइन किया संदीप नाइक साहब ने ज्वाइन किया, हम्म, उन्होंने ज्वाइन किया, नाइक साहब ने नहीं किया। हम्म, मंदाताई पहले गए, हम्म, बाद में क्या होता है 2 बार चुन के आए। हम्म, और पॉलिटिक्स में ना 5 साल, 5 साल बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। हाँ। उनकी पॉलिटिकल करियर सत्यानाश हो गया था। हम्म, अब आप भी बोलो 2010 तक आज तक मैं आखिर खेती करना पड़ रहा है। हम्म, मेरे जैसे बेवकूफ तो कोई मिलेगा नहीं। और उनको उम्र है, हम्म, आज मेरा 72 है, उनका 40-45 होगा ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल सही। 5 साल गए तो क्या रहता है, हम्म, हर आदमी का एक एक रहता है। और ये बंडखोरी उनके खून में है। हम्म, और ये संदीप नाइक जो है विजन है, यंग है, हम्म। आगे इनकी गद्दी चलाएगी। तो नईम भाई को फ्यूचर लीडर मान सकते हैं यस, संदीप नाइक? आज नहीं कल उभरते हुए आएगा। यही देवेंद्र फडणवीस उनको आगे लाए, अच्छा। यही पार्टी लाएगी उनको। हम्म, हम्म, आपको ये भी बोलता हूँ, ये जो टिकट के लिए सिर्फ वो बाजू गए, नहीं तो टिकट विजय नाटा को फिक्स था। फिक्स है, बिल्कुल। नाटा साहब ने बहुत गलती किया था, हम्म, हम्म, वो पांव पे पत्थर मार के लिए। कैसे? अरे वहां शिंदे साहब के साथ इतना राज्य उपनेता मंत्री थे, दर्जा, हाँ, राज्य मंत्री 2 दर्जा। डिपार्टमेंट के वो हाँ, बिल्कुल, अध्यक्ष थे हेड भाई। थे, हाँ, बिल्कुल। इट इज नॉट जो हम्म, साला जिंदगी जाती है आदमी को नगर सेवक बनने में, ये तो डायरेक्ट राज्य मंत्री दर्जा, बिल्कुल। डायरेक्ट वाघ शिव सिंबल सत्यमेव जयते। हम्म, और वो अचानक वहाँ, और उनको टिकट फिक्स हुआ था पार्टी में। हम्म, और जब ये शेर आया बाहर, हम्म, इनको बाजू किया। किया तो क्या, रहना खड़ा नहीं रहना चाहिए। खड़ा नहीं रहना चाहिए था। क्यों, उनको शिंदे साहब ने बहुत ये किया यहाँ के लोगों के खिलाफ। इनका और ऐरोली का भी नहीं जमता था। नहीं जमता था। मैं 4-5 नाम लूंगा, आप उनको एक एक लाइन में डिफाइन कीजिए। विजय चौगुले, उनके भविष्य को आप कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, इसके बारे में नॉट, नो कमेंट्स। नो कमेंट। नामदेव भगत। नामदेव भगत साहब कड़वा कांग्रेसी थे, हम्म, कट्टर है। हम्म, हमारे जो उनकी सभागृह में तू मैं आई पाए सब आई जेड होता था। हम्म। बाद में गए हो शायद शिवसेना में। शिवसेना में। शिवसेना में चलो ठीक था, एक पोजीशन क्या है, उसके बाद बाहर से आया क्या आया मालूम नहीं, हम्म, लेकिन शिव सैनिक उनको साफ कहते। हम्म, और इस जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। हाँ, उसके बाद अब एनसीपी में गए। एनसीपी में गए, अभी और जिलाध्यक्ष है। और अजीत पवार के साथ गए अभी। हम्म, यानी ये 3-4 इधर उधर हो गया हम्म, है। फ्यूचर है उनको। हम्म, ये क्या है, उन्होंने भी अपना समाज कार्य करते करते हम्म, खुद को डेवलप किया, व्यक्तिमत्व को। और उनका फ्यूचर जो है, अभी उम्र है, हम्म, बच्चे भी, उनकी लड़की भी हम्म। पूनम हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस के कार्यकर्ता है। हम्म, और ये करेंगे। अजीत दादा जब सत्ताधीश सर पे हाथ रखते हैं तो हम्म। खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। हैदराबाद। दशरथ भगत। दशरथ भगत सभागृह में एग्रेसिव आदमी, अच्छा। लालू प्रसाद यादव। हम्म, उनका जो स्टाइल जो है ना, हम्म, वो आवाज चिरका कम करना चाहिए। हाँ, हाँ, इनका जो भावना के स्तर पे बात करते हैं, एक्टिंग बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। अपना शत्रुघ्न सिन्हा साहब, हाँ, हाँ। लालू प्रसाद जी, हम्म, वो गांव या इस भूमिपुत्र के लिए उनके मन में बहुत आदर है, हम्म, भावना है, उनका अच्छा चाहते हैं हम्म, दशरथ भगत। हम्म, और वो सद्भाग्य से उनका फैमिली जॉइंट है, बिल्कुल। उनके भाई घर में सब एक ताकत हो। हम्म, हम्म, इनका गलती क्या हो गया, हम्म, बाला साहब थोड़ा दिन के घर गए थे। हम्म, हमारे भी संबंध है, हम्म, मैं राजनीति से नहीं, ये अंगूर व्यक्तिगत वाले है। बगीचे हाँ, हमारे। ये अंगूर वाले बगीचे। हाँ, और पॉलिटिक्स में आने के बाद नाइक साहब के साथ रहता था हाँ, ना हाँ, मैं। हाँ, हाँ। तो वो बाला साहब बोले क्या है दशरथ ऐसा क्यों किया, हम्म, बोले मुझे मालूम नहीं क्यों, मेरा ज्यादा संबंध नहीं आता उनसे। हम्म, नामदेव से भी इतना नहीं है, लेकिन हाय हेलो, हम्म, वो हमारा अच्छा चाहते हैं, हम उनका चाहते हैं। तो इनको भी अच्छा फ्यूचर। हम्म, वो हम्म,
यहाँ के भूमिपुत्र के नेता बन सकते। कांग्रेस छोड़ के अचानक वो चले आए बीजेपी में, नाइक साहब के साथ चले आए, उसके बाद से तो नहीं, दिख वो नहीं रहे। मजबूरी क्या था, हम्म, ये अनिल कौशिक के पट्ट शिष्य थे। अच्छा। ये जो अध्यक्ष थे अनिल कौशिक साहब, हम्म, बहुत मीठे मीठे बात करते, वो भी हमारे हम्म, डिप्टी मेयर थे। हम फैमिली सुदर्शना वगैरह हम्म, सब, हम एक जहाज के प्रवासी हाँ, बोलते हैं प्रवासी रहे। है। तो उनका वो पट्ट शिष्य, हम्म, शायद ये अध्यक्ष थे, बाद में ये हो ये गए। हो गया, हाँ। वो उनको अच्छा नहीं लगा, हम्म। तो उधर से निकले, बीजेपी में गए। और दूसरी बात देखो, हम्म, और उनका पट्ट शिष्य विजय वाड़ू, विजय वाला। वो उनके साथ आया। हम्म, राजू शिंदे हमारा हाँ बिल्कुल। वो उधर आए तो ये इसलिए इधर गए। हाँ, आजकल क्या हो गया, राजनीति में ध्येय सिद्धांत नहीं रहे, अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं ना, मतलब। हम्म, और क्लाइमेट डाइल्यूट नहीं हो गया, अच्छा नहीं लगा नेता का कहना मेरा फ्यूचर नहीं है, सिद्धांत को लेके कोई काम नहीं कर, एक ऊपर से लेके तले तक अपवाद दो चार लोग है, मजबूरी सिद्धांत होती है नहीं किसी रखते। की, सिद्धांत नहीं है। और अब मेरे ख्याल से आगे भी नहीं रही। नहीं रखता। मैं अनिल कौशिक के बारे में पूछने वाला था, आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। एक और नेता बचे हैं, डॉक्टर संजीव नाइक। एक जमाने में जो आदमी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, नईम भाई, या इस क्षेत्र के कहें तो सबसे पहले सांसद वही रहे हैं जिन्होंने अपने शहर का नेतृत्व किया है। संजीव नाइक अचानक ऐसे हाशिए पर चले गए और राजनीति से ऐसे बाहर हो गए कि समझ नहीं आता कि इतना सक्रिय, इतना सक्षम व्यक्ति, उनके भविष्य को आप कैसे देख रहे हैं? यानी मेरा बहुत गहरा संबंध, रिश्ता है उनसे, हम्म, दोस्त समझो, भाई बहन समझो, भाई बेटे समझो, जो भी हो, हम्म, लेकिन हमारे नेता के वो सुपुत्र, राजा का भी वो राजा, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उस फैमिली को, क्यों हमें ये दिन उन्होंने दिखाया समाज में, सामाजिक ये जो है 23 साल में चुन के आए। जब संजीव नाइक को इनको महापौर बनाने का था, यहाँ के लोगों ने भी ये आग लगा दिए, बड़ा साहब को बोले ये करो वो करो, फिर हम 34 नगर से जाके उनको बना दिए। इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वाणी अच्छी, लोगों से बात करना समाज में, बाद में वो एमपी बन गए। बनते बनते सही फ्यूचर देखता था मैं इनमें, भाई नहीं ये दिल्ली में ये काम करेंगे, महाराष्ट्र में जो दादा उनका जो लड़का संकल्प है ना, ये महापौर होने के बाद वो लड़का शायद 2-3 साल का था, ऊपर देखता था, श्यामराव माडिक, मैं बाजू में थे, बोले श्यामराव सभागृह नेता थे वो, बोले श्यामराव ये संकल्प महापौर होने तक अपने को कंधे पे लेने का, एक को राजनीति, जिस दिन वो महापौर बनेंगे तब हम रिटायर हो जाए। और किसने कहा? हाँ, किसने कहा ये? मैंने कहा, अच्छा, आपने कहा, ओके। संकल्प को महापौर बनाए। और आज संकल्प पढ़ लिख के कहाँ लंदन में एमबीए करके वापस आए, आज वो सुबह अपना मुरबाड़ में खेती का देख रहे हो। वेरी नाइस फेलो, वेल एजुकेटेड, बातचीत करने का दम में, रिस्पेक्ट करने का दम में, एक मुझे वो आशा दिख रही है। अच्छा, नाइक साहब के बाद अगर सबको साथ लेके जाने वाला है, सिर्फ लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। और नाइक साहब जैसे बोलते हैं वैसा वो घर में हर आदमी चलेंगे तो इस परिवार जो आज तक हमारे शांति है, हम क्या चाहते हैं, ये वाटर मीटर, गटर, बिजली, चाय पानी, रास्ता, ये चलते रहता है, सिस्टम काम करते रहते हैं, कोई अमर पट्टा नहीं लेके, लेकिन न्यूसेंस वैल्यू ये क्रिएट नहीं कर, ये पक्का ध्यान में लो, किसी के घर में अंगार नहीं लगा दो, जो बहुत लोगों ने किया, ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैंने देखा है, भिवंडी देखा है, बहरामपाड़ा देखा है, पूना देखा है, जला दो मेरे नेता शिवसेना के उस टाइम, ये होते हुए भी नवी मुंबई शांतता रखना कोई मामूली बात है। आपको लगता है कि गणेश नाइक का अगर जिस दिन सक्रिय राजनीति से साइड होंगे उस दिन नवी मुंबई की हालत राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं रह पाएगी? नहीं, उनके बाद है ना वो संकल्प संदीप चलाएंगे, संजीव नाइक भी है, और इससे बेहतर लेडीज में कल्पना को अगर राजनीति में लाते। कल्पना कौन? संजीव नाइक से अच्छा,
बहुत होनहार और सिंपल सिटी इतना है। मैंने परसों इलेक्शन में देखा, संदीप नायक के इलेक्शन में, वो नहीं आई थी, संदीप जी के मिसेज भी आई। शी इज वेल टैलेंटेड, अच्छी लड़की है। लोगों को क्या चाहिए? सामाजिक सलोखा चाहिए, भाईचारा चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, और ये सब तो दिया है उन्होंने। बिल्कुल। आज जो भी नवी मुंबई में शांतता प्रस्थापित हो गया, उसकी वजह नाइक साहब। आप आखिरी बार कब मिले थे नाइक साहब से? कब आपकी डायरेक्टली रूबरू बातचीत हुई थी? रूबरू बातचीत इलेक्शन के पीरियड में। कितना टाइम हो गया? ये पिछला इलेक्शन, ये एनबीएसए में है ना, एनबीएसए में। हाँ। आपने संकल्प नाइक की बात की, जो भी नाइक परिवार के एकदम से यंग, एक तरह से कहें तो आप सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अभी अपना पदार्पण किया है। आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं कि आपने जो इतने लंबे समय तक सामाजिक काम, राजनीतिक काम किया, तो आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कौन है जो आपके लेजेसी को आगे बढ़ा रहे हैं? मेरे बच्चों ने मेरे ये पॉलिटिकल लाइफ देखी है। मैं नाइक साहब के साथ रहता था, और उसके बाद जो भीड़ में ये पुराने हमारे नेता लोग, नगर सेवक, एक कार्यकर्ता, यहाँ के बड़े बड़े बोलते हैं ना, सम्राट, कार्य सम्राट, इनके कमेंट्स को सुनते थे, उनको घृणा आ गई इन लोगों की। अच्छा। बोले बाबा ये गलत लोग हैं, इनके साथ क्यों रहते? उनको बहुत बुरा लगता था। एक बार वो एक को मारा था उन्होंने पकड़ कर। तो इसलिए अभी राजनीति में वो नहीं आना चाहते? है ना, संदीप नायक के इलेक्शन में काम किया हमने, बाद में मदद है कि लास्ट पीरियड में बच्चों ने काम किया, हमने किया। हम गांव से खुद आए थे। नईम भाई के पुराने अगर थिंक टैंक को देखें या बड़े पदाधिकारियों को देखें, तो जो जिलाध्यक्ष के तौर पर रहे, जैसे आपने गोपीनाथ ठाकुर जी का नाम लिया, उधर ऐरोली में दिनेश पारिक थे, आप यहाँ पर थे, तमाम मैं जिलाध्यक्षों को देखता, आनंद सुतार हैं और भी लोग हैं। वजह क्या रही कि इतना समर्थन, इतना सपोर्ट मिलने के बावजूद भी और ऊंचा नहीं उठ सके? किसी पद पर भले रहे लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा सकते। सच क्या है इसका? सच इसमें यह है, सुनो, राजनीति के आने से पहले मैं एक कॉमन मैन था। आते आते उपमहापौर, और लेडीज महापौर थी, इसलिए मैं उपमहापौर हूँ। और मेरी कैपेसिटी, सीनियरिटी महापौर तक, आमदार तक नहीं। क्यों? आमदार की काबिलियत मैं नहीं, उनके आगे। ठीक बात है, उनके आगे मैं। और एक मराठी में एक कहावत है, मेंढक कितना भी क्या बोलते हैं उसका बैल नहीं बनता उसका। अच्छा, ठीक है। हर आदमी का कैपेसिटी रहता है। अभी आपने जिक्र किया, जिला प्रमुख हो गए, महापौर हो गए, सब कुछ हो गए, एक हर आदमी का लिमिटेशन रहता है गणेश नाइक बनने का। यहाँ आपको मैं क्या बताता हूँ, गणेश नाइक नॉट आमदार, नॉट मंत्री पर्सनली। उनको छोड़ के यहाँ कौन मंत्री बनेगा? उनको छोड़ के अपोजिशन वाले बन सकते हैं, पार्टी में कैसा बन सकते हैं? बिल्कुल, वो है ना भाई। हमारे पिताजी जब तक कैपेसिटी है, मैं तो उनका घर बार छीन नहीं सकता हूँ। वो जब देंगे तो हम ले लेंगे, और उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। इट इज नॉट जोक। एमएलए होना, पालिका संभालना, और ये सब, आजकल तो राजनीति में आना है, अगर कॉर्पोरेट होना है आपको, ज्यादा नहीं बोलूँगा, 5-10 करोड़ के आगे आप पास पैसा है तो आप नहीं आप आगे। गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नाइक साहब का व्हाइट हाउस गया, नाइक साहब का बावखलेश्वर मंदिर गया जो जनता के लिए बना था, नाइक साहब के पर्सनल मुद्दे को निकाला गया, दीपा चौहान के मुद्दे को निकाला गया, उनके खिलाफ यहाँ तक कि आंदोलन तक हुए। इन सारे सिनेरियो को जो आप देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये कोई बड़ी ताकत है जो गणेश नाइक को डैमेज करके इस स्पेस को अपने लिए खाली कराना चाहती है? पहले का अगर कार्यकाल देख लीजिए, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, एकनाथ शिंदे लगातार गणेश नाइक को डैमेज करने की कोशिश करते रहे। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ये सारे कार्रवाइयां गणेश नाइक के खिलाफ हुई हैं। आपके सवाल में जवाब, मैंने शुरू में कहा था, एक गणेश नाइक के खिलाफ पूरा पक्ष है, हर आदमी है, हर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के सब जितने भी
नामचीन लोग हैं, उनके खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। अगर हम जिस दिन इनको खत्म करेंगे हम वहां बैठेंगे। ये एक ही उनमें ये क्या है, नाइक साहब के बारे में मुहावरा है, पटेल की भैंसमरी और हमारा काम हो जाएगा। मनोहर जोशी उनका कंपू इनके खिलाफ काम करता। बाबकेश्वर मंदिर ये सुभाष देसाई उद्योग मंत्री था। ये राम मंदिर की बात करते नीच लोग। अच्छा है, बाबकेश्वर मंदिर तोड़ा, उन्होंने बोला था सब ले लो, पब्लिक प्रॉपर्टी बना दो। बिल्कुल नीच लोग क्या बात करते हो। ये ऐसे ख्याल के लोग हैं ना, यही नायक साहब की बड़ी कैपिटल। वो जब तक है तब तक उनको देखने में ऐसा आंख ऊपर, ये तुम उनका अंदर का बाहर का ये वो आपने तो नाम लिया, ऐसा है ना, मर्द आदमी है, उनके में कैपेसिटी है, हैसियत है, तुम्हारे में नहीं है, तुम क्यों। और ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे जब तक ऊपर वाले की मर्जी है। जनता नवी मुंबई की जो जनता है ना, वो इनके साथ में, गणेश नाइक जी के साथ। ये देखो हाथी चलते रहते हैं अपने चाल, ये भौंकते हैं रास्ते में। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव आने वाला है। नाइक साहब फिर उन्होंने अभी दावा किया है कि एक बार फिर जीतेंगे, और जो हमने वादा किया है कि नवी मुंबई करो ऊपर टैक्स आगे भी नहीं लगेगा, तो आगे भी नहीं लगेगा। आप इस आश्वासन, इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं? देखो जो बोले वो करेंगे, उसका नाम गणेश नाइक। और जहाँ गणेश नाइक है वहाँ ये सत्ता रहेगी, महापालिका की, आमदारकी की, खासदारकी की। कोई बोले ऐसा, क्यों, मन साफ है भाई, वो बोलते हो करके दिखाते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ महाभारत, जीत है, जहाँ विजय विजय। ये जो है ना नाइक साहब, इस नई मुंबई का एक सबसे बड़ा बुजुर्ग बोलते हैं ना, कुटुंब में प्रमुख पालक। वो पालक मंत्री नहीं, पालक है सब। तो नवी मुंबई है, गणेश नाइक है तो नवी मुंबई है। नहीं, नवी मुंबई की जनता है तो गणेश नाइक है। अच्छा, गणेश नाइक है तो नवी मुंबई को शांति से जनता को जीने के लिए मिलेगा। ये न्यूसेंस वैल्यू आएंगे ना, वो चाहते हैं ताला खोले और अंदर घुसे ना, चौकीदार खड़ा है, मौजूद है और रहेगा, और वो लावारिस नहीं है, पीछे वारिसदार है, और हमारे जैसे वेल विशर है उनके साथ। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप इतने समय बाद आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आप आए। एक संदेश कोई देना चाहें तो दीजिए कि नवी मुंबईकर कैसे रहें, कैसे आगे बढ़ें, और यहाँ की राजनीति भी ठीक ठाक चलती रहे और यहाँ का विकास भी गतिमान। नई मुंबई जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और आप बोलना जरूर है, बहुत आप चौकन्ना जेंटलमैन पीपल है। ये सब वो लोगों ने नाइक साहब के उस ऊपर विश्वास डाला। यहाँ की पालिका उनके ताबे में थी, उनके मार्गदर्शन में थी और रहेगी। ये विजन नाइक फैमिली में है, उनके साथ रहो, शांति रहेगी, अमन रहेगा, विकास होते रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे भाई। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें समय दिया और तमाम गंभीर विषयों पर, ज्वलंत विषयों पर भी आपने बहुत ही साफ गोई से जो आप प्रखरता आपकी पहचान रही है। विराजदार साहब, आप आए TV1 इंडिया में, आपने हमें समय दिया, हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, उसके लिए। विराजदार साहब ने कहा कि नवी मुंबई की जनता जब तक है तब तक गणेश नाइक का अस्तित्व जो है वो कायम है, और गणेश नाइक जब तक हैं तब तक नवी मुंबई का विकास जो है हमेशा गतिमान रहेगा। नवी मुंबई को नई बुलंदी मिलती रहेगी, नई ऊंचाई मिलती रहेगी, और जो सबसे अहम बात वो ये कि गणेश नाइक रहे हैं, इसीलिए नवी मुंबई सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण रही है। आज की बातचीत में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।